चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पूछा है विच दिल्ली सल्तनत फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, यानी किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी। तो आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर ने जब यहाँ पे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इसी से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड के कारण। अगर यहाँ पे हम बात करें कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसके अलावा भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो यहाँ पर 23 मार्च को फांसी दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और 1931 जब बात आती है तो और भी देख लेते हैं। तो 1931 में ही गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको क्रोनिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करने में आ जाए तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नहीं, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ये भारत के प्रथम और या फिर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। 3 जून 1915 को उन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने एक अविश्वसनीय कवि एवं लेखक के रूप में एक छवि स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 3 जून 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये अविश्वसनीय कवि एवं लेखक के रूप में वो छवि स्थापित की थी। 1919 में बात करें तो 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और उसी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? तो देखिए 1919 में ही एक कानून पास हुआ था, रोलैक्ट एक्ट जिसे कहते हैं, और उसी के विरोध में डॉक्टर किचलू और सफेदुन किचलू ये क्या करते थे, वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और वहीं पर जनरल ओडायर ने उन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। इनके लिखे गीत 2 देशों के राष्ट्रगान बने हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, और इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो है, ये दोनों देश के राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गीत भी है वो भी इसी से प्रेरित है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है वो भी श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत भी इसी तरह से है और यहाँ इसी के अभी प्रेरित है। अगर बात उन्हें श्रीलंका की आती है तो आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुए थे, और याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुरली मोहन प्रसाद सर्चलाइट पत्रिका के संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट है। सिंधु तो यहाँ पे याद रखिएगा ये भोगवा नदी के निकट है।
अगर पूछे कि लोथल वर्तमान में अभी कहाँ है, तो ये वर्तमान के कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो कृपया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को क्या बोलते हैं, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी कहते हैं, रैयतवाड़ी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, तो रीड और मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। अगर पूछे रैयत का मतलब क्या होता है, तो रैयत का मतलब होता है खुद किसान, जो किसान होता है उसको खुद हम क्या कहते हैं, उस किसान को हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, रैयत कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछे कि महलवाड़ी किसने लागू किया था, तो वो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि देखिए 1820 में मद्रास, देखिए 1820 में, देखिए यहाँ पूछा है 1820 में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली स्थापित की गई थी। कब? तो 1820 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो गवर्नर था थॉमस मुनरो के द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली स्थापित की गई थी। रैयतवाड़ी में होता था ये, जो अंग्रेज टैक्स कलेक्शन करते थे, कर लेते थे, वो डायरेक्ट किसानों यानी कि रैयत से टैक्स को वसूला करते थे, किसी बीच में मीडिएटर को ये नहीं रखा था, और इसीलिए इस पद्धति को उन्होंने रैयतवाड़ी नाम दिया। देखिए कैप्टन अलेक्जेंडर रीड पहले इस प्रणाली को ठीक है, बारामहल जिले में स्थापित करने के लिए थे। मुनरो ने इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया। इस प्रणाली में जमीन का स्वामित्व रैयतों किसानों को दिया गया था, और देखो करों को सीधे उससे एकत्र किया गया था। ठीक है, यानी कि जमींदारों से सीधे कर को वसूला करता था। किस व्यवस्था में? तो रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों की तरह कोई मध्यस्थ अधिकारी नहीं थे। अस्थाई बंदोबस्त था क्या? परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ये जमींदारों की तरह कोई भी मध्यस्थ अधिकारी नहीं थे। यह मद्रास और बम्बई क्षेत्रों के साथ ही साथ असम और कुर्ग प्रांतों में लागू किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी रीड एंड मुनरो, और महलवाड़ी जो क्या था हॉर्ट मैकेंजी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी की जो प्री हुआ था एग्जाम, यहाँ पर इसको पूछा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यहाँ पर देखिए तृतीय जो बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाया गया था। और किसने बुलाया था? तो अशोका ने बुलाया था। किसने बुलाया था? तो अशोका ने इसे बुलाया था। अगर पूछ लिया जाए कि तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थी? मोगलीपुत्र तिस्स ये थे क्या? ये अध्यक्ष थे। अब बुलाया कौन थी? पाटलिपुत्र। देखिए कितने बार यहाँ पे क्वेश्चंस को सीडीपीओ में, पीपीएससी में कितने बार इस एग्जाम क्वेश्चंस को पूछा है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न।
यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगीर में, जो कि ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जहाँ पर कि 483 ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और मृत्यु होने के बाद में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे कौन थे, महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो यहाँ पे वैशाली में है और यहाँ समय कौन सा था, तो 383 ईसा पूर्व था। यहाँ पर सबारकामी या सबाकामी थे अध्यक्ष, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय की बात करें तो ये पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में बिहार वर्तमान पटना जो है वो पाटलिपुत्र का पहले नाम था। और यहाँ पर 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जहाँ पे मोगली पुत्र तिस अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ और लास्ट जो बौद्ध संगति हुए थे ये कश्मीर में हुए थे, कहाँ पर, कुंडलवन में, जो कि प्रथम शताब्दी यानी कि फर्स्ट एडी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ये स्लाइड आप नोट रख लीजिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछने की संभावना है और इस स्लाइड से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एक बार यहाँ पुनः आप देख सकते हैं, पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 यानी कि 100 साल के बाद, फिर 251 और फिर प्रथम एडी। ये सभी के सभी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की बात करें, टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो 16 महाजनपद हुआ करते थे टोटल। उनमें से मगध का जो प्रथम राजधानी था हुआ करता था वो गिरिब्रज। क्या था, गिरिब्रज, ठीक है, पहला था गिरिब्रज, ठीक है, गिरिब्रज, ठीक है। और दूसरा था हुआ करता था, यानी कि फर्स्ट जो राजधानी था किसका, मगध का, वो गिरिब्रज था। और दूसरा जो राजधानी हुआ करता था वो पाटलिपुत्र। क्या, पाटलिपुत्र। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखिए पहला तो गिरिब्रज हो जाएगा, जिसे राजगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगिरी। और दूसरा पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे पहला है ही नहीं, राजगिरी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल कितने जनपद हुआ करते थे, तो 16 जनपद हुआ करते थे, जिसमें कि कौन कौन से हो जाते, कंबोज, ठीक है, हस्तिनापुर, पंचला, ठीक है, कौशला, मल, वज्जी, मगध, चेडी, अवंती, मत्स्य और अशाका। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, महाजनपद हैं। देखिए मगध का क्या है, पाटलिपुत्र तो ये दूसरे नंबर का राजधानी था। पहले नंबर का राजधानी जो था वो था गिरिब्रज या फिर गिरिब्रज। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, नंद वंश के पास। तो देखिए नंद वंश के बाद जो था मौर्य वंश ने शासन किया था, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आप ये याद रखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चूँकि इसलिए आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च कब, 22 मार्च 1912 को आधिकारिक तौर पर ये घोषणा किया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस को। तो इसलिए 22 अप्रैल को ही कब, 22 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए हम मनाते हैं 22 मार्च को, क्या मनाते हैं, बिहार
दिवस। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बंगाल से किसी अलग क्या था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे था कि 22 मार्च को, कब, 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से, ठीक है, बंगाल से यहाँ पर अलग किया गया था बिहार, किसको, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा, ये दोनों एक ही हुआ करता था, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार एंड उड़ीसा, और उस समय झारखंड भी इसी का पार्ट हुआ करता था, झारखंड भी इसी का पार्ट हुआ, झारखंड भी इसी का पार्ट हुआ करता था, अलग इसका पार्ट नहीं था, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर हम 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हैं, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो चुनाव होने के चाहिए, यानी कि अगर पंचायत का जो विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हाल ही में बीपीएससी हेडमास्टर के प्रश्न में इसे पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40 50 हो जाएगा। चलिए, अगर हम कृषि संबंधित बात करें तो कृषि से संबंधित जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो 48 है, ठीक। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं, जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली है ये किसने दिया है, तो बलवंत राय मेहता ने, त्रिस्तरीय प्रणाली। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं, कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, और जिला लेवल पर जिला परिषद होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो विलेज लेवल पे होता है वो विलेज लेवल पर विलेज पंचायत होता है, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं। ब्लॉक लेवल की बात करें तो पंचायत यूनियन होता है, यानी कि इन सभी का जो विलेज पंचायत का ये मुखिया होता है पंचायत यूनियन, इन सभी का, ठीक है, पंचायत समिति का। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जिला लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है जो कि जिला परिषद उसे कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है वो अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगर यहाँ पे अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 जो है कैग है, कैग बोले तो कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आप लगा देंगे माउंट एवरेस्ट। चूंकि माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, कहाँ है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। इसकी हाइट कितनी है, अगर इसकी हाइट पूछा जाए तो ये है 8,848.86 मीटर है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्या, सागर माथा, इसको यहाँ पे कहाँ पर, नेपाल में इसके नाम से जाना जाता है। तो भारत में कौन सा है, तो भारत में K2 है, भारत में K2 है, इसको गॉडविस्टिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या, गॉडविस्टिन। अगर इसकी हाइट पूछी तो कितनी है, 8,611 मीटर, कितने हैं, 8,611 मीटर है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं ये नमचा बरवा पर्वत है, और यहीं से जब वो जो नदी आती है और यहाँ से नमचा बरवा पर्वत से मोड़ करके ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आ जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे नेपाल में है। और इसके अलावा नंदा देवी की बात करें तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? दोस्तों इससे पहले मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, वो सारी आप देख लीजिएगा। यहाँ से यकीनन आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मेघालय का जो पठार है वहाँ पे गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों को तीनों मेघालय पठार का ही अंश होता है। लेकिन जो भुवन पहाड़ी है ये नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी ये है अपना मेघालय। और मेघालय में देखिए जयंतिया है, खासी है, गारो है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों कहाँ हैं? मेघालय में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। और ये है कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बात, यहाँ पे कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, इन द साउथ हु वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कॉल्ड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का नाम का, ठीक है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर इस तरह के आप रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगला प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।